नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की विशेष पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं बैतूल जिले की। जी हां, बैतूल जिले की आज हम बात करेंगे। बैतूल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बैतूल, आमला, मुल्ताई, भैंसदही और घोड़ा डोंगरी। इन 5 सीटों में आमला को छोड़कर शेष चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा सीटों के संबंध में क्रमवार बात करें तो विधानसभा सीट में बैतूल में कांग्रेस प्रत्याशी निलय डागा हैं, भाजपा से हेमंत खंडेलवाल हैं। 2018 के परिणामों का भी जिक्र करना जरूरी होता है, जब कांग्रेस विधायक निलय डागा ने भाजपा के हेमंत खंडेलवाल को 96,717 मतों से परास्त किया था। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,55,015 है, जिनमें महिला मतदाता 1,25,810 हैं, वहीं पुरुष 1,29,194 हैं। ये सीट कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के पास रही। विधानसभा सीट आमला कांग्रेस प्रत्याशी में बात करें तो मनोज मालवीय हैं और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे हैं। कुल मतदाता 2,16,592 हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,06,686 है और पुरुष मतदाता 1,09,905 है। भाजपा के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने कांग्रेस से मनोज मालवीय को 4,628 वोट से हराकर चुनाव जीता था। अब बात करते हैं विधानसभा सीट मुल्ताई की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पासे हैं। भाजपा ने चंद्रशेखर देशमुख को चुनावी मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,31,682 है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,13,098 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,18,578 है। कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने 2018 के विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राजा पवार को 17,250 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। विधानसभा सीट भैंसदेही की बात करते हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी धर्मू सिंह सिरसाम हैं, भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान हैं और कुल मतदाताओं की संख्या यहां 2,63,115 है। जिनमें महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,29,666 है, पुरुष मतदाता 1,33,469 हैं। कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह के सामने 2018 के चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के महेंद्र सिंह चौहान को पराजित कर चुनाव जीता था। अब बात करते हैं विधानसभा सीट घोड़ा डोंगरी की, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपके सामने हम प्रत्याशियों का चेहरा भी लेकर आ रहे हैं कि कौन किसके सामने चुनावी मैदान में है। आमला से बात करें, मनोज मालवीय का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से होने जा रहा है। बैतूल में निलय डागा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी हेमंत विजय खंडेलवाल होंगे। इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और बैतूल विधानसभा जो कि काफी अहम है, इसके बाद एक और विधानसभा इसके अंतर्गत है घोड़ा डोंगरी, जहां से राहुल उइके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने गंगाबाई उइके को चुनावी मैदान में उतारा है। महिला प्रत्याशी के साथ राहुल उइके का मुकाबला इस सीट पर होगा। भैंसदेही की बात करें तो धर्मू सिंह सिरसाम कांग्रेस के कैंडिडेट है, वहीं बीजेपी ने महेंद्र सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। और अब बताते हैं मुल्ताई, जहां से सुखदेव पासे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी के साथ होने जा रहा है, जो है चंद्रशेखर देशमुख। घोड़ा डोंगरी विधानसभा की बात करते हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उइके हैं और भाजपा के प्रत्याशी गंगाबाई हैं। कुल मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा सीट में 2,60,099 है, जिनमें महिला मतदाता 1,28,927 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,31,167 है। 2018 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें गंगा भाजपा प्रत्याशी गंगाबाई को कांग्रेस विधायक ब्रह्म भलावी ने 17,000 से ज्यादा वोटों से हराकर कांग्रेस को चुनाव जिताया था। और जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उद्योगों की स्थापना न होना, वनोपज पर आधारित लघु उद्योग तक नहीं लग पाने से क्षेत्र में निराशा है। गांव में पेयजल और पहुंच मार्गों या कहें मूलभूत सुविधाओं का लोगों को अब भी इंतजार है। फसलों की प्राकृतिक आपदा और बीमारियों से बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। साथ ही सिंचाई के साधनों का विस्तार नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। भैंसदेही में पूर्णा नदी परियोजना, सेंट्रल स्कूल, बांधों का निर्माण यहां की जरूरत है। तो एक छोटा सा विश्लेषण हमने आपके सामने किया बैतूल विधानसभा का, और हम जानने की कोशिश भी करेंगे वहां पे कि जमीनी मुद्दे कौन कौन से हैं। उद्योगों की समस्या तो अभी भी बनी है, लेकिन इसके अलावा जो चुनावी साल था पिछला 2018 से लेकर ये जो पूरा पंचवर्षीय साल चला है, इसमें कितने वादे थे जो पूरे हो पाए और कितने वादे अब भी अधूरे हैं, ये भी जानने की कोशिश जरूर होगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनीत गर्ग जी।
वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवनीत गर्ग जी हमारे साथ जुड़े। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे हम समझना चाहेंगे कि बैतूल विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी सीटें आती हैं, इस बार यहां पर किस तरह के समीकरण देखे जा रहे हैं। साथ ही आप ये भी जरूर बताएं कि कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रबल होंगे। जी, फिलहाल उद्योगों का मामला है जी, जहां तक आप मुद्दे की बात करेंगे तो उद्योगों का मामला है। सारनी की कोल माइंस, पाताखेड़ा कोल माइंस क्षेत्र में नई कोल माइंस नहीं आई हैं, जी, इसलिए बेरोजगारी भी है। और इसके साथ मेडिकल कॉलेज की अभी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है जो अभी कागजों तक सीमित है। जी, एग्रीकल्चर कॉलेज की लंबी समय से मांग चल रही है, वो भी कागजों पे है। और चूंकि ये फॉरेस्ट बेस्ड जिला है, आदिवासी जिला है, जी, तो फॉरेस्ट जो क्रॉप है, सागौन का भी बहुत बड़ा यहाँ पर उत्पादन होता है। गोंद, चिरौंजी, इनको लेकर कोई उद्योग आज तक के यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है, जी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है। और जहां तक आप पांचों विधानसभा की बात करें तो इस बार सभी विधानसभा सीटों पे संघर्ष बहुत बहुत निकट रहेगा। और दोनों ही पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अन्य छोटे छोटे दलों का अभी नाम सामने आया नहीं है। कल नामांकन का अंतिम दिन है जी, इसलिए पांचों सीटों पे लगभग कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में आमने सामने रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसा पिछले बार 4 कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और एक भाजपा का, और उनका अंतर जीत का बहुत था, वो इस बार संभावना कम है। इस बार अंतर कम रहेगा हार जीत का। जी, और बैतूल विधानसभा की बात करें तो यहाँ 2018 के ही दोनों उम्मीदवार वापस रिपीट हुए हैं जी, और दोनों ही मध्य प्रदेश के अति संपन्न उम्मीदवारों में माने जाते हैं। जहाँ तक नीले डागा की बात है तो वो 2018 के 230 विधायकों में 5वें नंबर के सबसे करोड़पति विधायक रहे हैं जी, और हेमंत खंडेलवाल जो भाजपा के हैं, पूर्व सांसद हैं, इनके पिता 4 बार सांसद रहे हैं। इन्होंने भी एक बहुत बड़ा उद्योग अभी विकसित किया है खुद का जी, और बड़े आदमी है। तो ये चुनाव रोचक भी है और धन और दोनों ही दृष्टि से दोनों बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं जी, और दोनों ने मेहनत करी है 5 साल। नीले डागा ने जीतने के साथ 5 साल मेहनत करी है, तो हेमंत खंडेलवाल ने हारने के बाद 5 साल मेहनत करी है, क्षेत्र में अपना वजूद फिर से बनाया है। जी, जी नवनीत जी। और जहां तक चुनावी वादों की बात है, पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे यहां पर राजनीतिक दलों ने, क्या लगता है कि उनमें से बहुत वादे पूरे हो पाए हैं या भी अब भी उन पर काम होना बाकी है, जिससे जो निराशा है वो जनप्रतिनिधियों को देखने को मिल सकती है इस चुनाव में? देखिए, एक बड़ा इसमें बड़ा रोचक ये है कि जी, सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी थी और 4 विधायक कांग्रेस के जीते थे। जी, तो उनका घोषणा पत्र वहां तक तो सब ठीक है जी, पर 15 महीने बाद सरकार भाजपा की बन गई जी, और अधिसंख्य के विधायक कांग्रेस के थे। जी, इसलिए कांग्रेसी भी अपना जो घोषणाएं थी वो पूरी नहीं कर पाए और भाजपा के चूंकि विधायक 4 नहीं थे इसलिए उनकी भी ज्यादा काम नहीं हो पाए। जी, इस तरीके से यहाँ का मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है पांचों विधानसभा का। जी, और समस्याएं तो वैसी ही वैसी हैं। सिर्फ ये मान सकते हैं कि बैतूल विधानसभा में पारसडो डैम से लेके बड़े बड़े 5-7 डैम ताप्ती नदी पे बने हैं जी, और उससे थोड़ा सा एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर थोड़ा फर्क पड़ा है और इसका फायदा किसे मिलेगा कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही क्लेम कर रहे हैं। नीला डागा कि हमने किया है और हेमंत खंडेलवाल कहना है कि ये हमने करवाया है। और बाकी डेवलपमेंट तो रोड वगैरह जो है वो तो सामान्य प्रक्रिया में आते हैं जी, इसलिए उस पर जहां तक के वही आखिरी में बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है जी, और एक बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट भी इस क्षेत्र का है। दूसरा, ये क्षेत्र कुनबी बाहुल्य है जी, यहाँ पर लगभग 67,000 कुनबी मतदाता हैं। जी, लेकिन ये भी बड़ा एक रिकॉर्ड है कि 1993 से आज तक कोई भी कुनबी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव नहीं जीता है जी, और नीला डागा और हेमंत खंडेलवाल दोनों ही सामान्य वैश्य समाज के हैं और हेमंत खंडेलवाल ने पिछले बार कुनबी समाज के उम्मीदवार को 24,000 से हराया था जी, और नीला डागा ने 2018 में 22,000 से हेमंत खंडेलवाल जी को पराजित किया है। जी, तो
और पर उसके बाद 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा उम्मीदवार ने बैतूल विधानसभा से 58,000 की लीड ली थी जी। मतलब 5 महीने में कांग्रेस को वोट देने वाले 70,000 मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया जी। ये भी एक रोचक तथ्य है इस विधानसभा के लिए जी। तो इस तरीके से और यहाँ के लिए एक मिथक है 1980 से 1980 से जी। बैतूल विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार 2 बार लगातार रिपीट नहीं हुआ है और 1980 के बाद जिस पार्टी का विधायक बैतूल विधानसभा सीट से निर्वाचित हुआ है प्रदेश में उसी की सरकार बनी है जी। और ये मिथक आज तक कायम है। यदि नीलय डागा इस बार जीतते हैं और भाजपा की सरकार बनती है तो 2 मिथक टूटेंगे जी। नीलय डागा 2 बार लगातार चुनाव जीत रहे हैं और अगर हेमंत खंडेलवाल जीतते हैं और भाजपा की सरकार बनी तो मिथक कायम रहेगा। जी बिल्कुल, मिथक कायम रहेगा। और नवनीत जी, जिस तरह से अब चुनाव में कुछ ही समय शेष है, ऐसे में अब डोर टू डोर जनसंपर्क की शुरुआत तमाम जो प्रत्याशी उन्होंने कर दी है, लेकिन जब ये प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं, तब किस तरह का रुझान यहाँ पर जनता का इनके लिए दिखाई दे रहा है और क्या यहाँ पर जो स्टार प्रचारक हैं वो भी अहम भूमिका निभा पा रहे हैं? अभी शिवराज सिंह जी ने शुरुआत करी है मुल्ताई विधानसभा सीट से जी। वहाँ उनकी एक बड़ी आम सभा हुई है और उसका निश्चित रूप से उसका फायदा मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा जी। क्योंकि चंद्रशेखर देशमुख 2013 में 32,000 वोटों से सुखदेव पांसे को हरा के चुनाव जीते थे जी। 2018 में भाजपा ने उनकी टिकट काट दी जी और पवार समाज के उम्मीदवार को दी जिसको सुखदेव पांसे ने 17,000 वोट से हराया था जी। इस बार पुनः 2013 की जोड़ी सुखदेव पांसे कांग्रेस के और राजा पवार चंद्रशेखर देशमुख भाजपा के उम्मीदवार हैं दोनों ही कुनबी समाज के हैं और मुल्ताई विधानसभा सीट में लगभग 87,000 से 90,000 तक कुनबी मतदाता हैं जी। तो कुनबी मतदाता जिस तरफ एक एंड ब्लॉक जाएंगे वो उसको उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक अब आप डोर टू डोर जनसंपर्क का आपने मुझसे पूछा जी तो ये जो जनसंपर्क तो आजकल क्योंकि समय बहुत कम दिया है इस बार चुनाव आयोग ने जी तो प्रत्याशियों का भी प्रयास है कि ये डोर टू डोर संपर्क की औपचारिकताएं पूरी कर ले क्योंकि अब इस बार ना आपका बिल्ले झंडे बैनर फ्लैक्स सब पर इतने बंधन है कि चुनाव की रोचकता और चुनाव का जो आनंद लोग लेते थे वो नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, तो इस तरह का अब कोई भी माहौल देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस चुनौती के बीच भी जो प्रत्याशी हैं वो जनता के दिल में अपनी जगह कैसे बना पाते हैं। नवनीत जी, आप हमसे जुड़े और आपने तमाम विश्लेषण इस विधानसभा सीट को लेकर के किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी का। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल, लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि पिछले 5 साल में जो चुनावी वादे इनसे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं? जी सर जी। अरे ये नहीं जी जी सर जरूर जरूर। अरे मेरी माइक आई जी। चलिए, तो राहुल से हम जुड़ेंगे और हम देख पा रहे हैं कि राहुल इस समय लोगों के साथ मौजूद हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे वो। और अब तक हम जरूर बैतूल के मतदाताओं की बात पहुंचाएंगे कि आखिर जो बैतूल का मतदाता है वो चाहता क्या है, किन विषयों को लेकर इस बार का विधानसभा चुनाव बैतूल में होने वाला है। क्या सिर्फ जातिगत समीकरण यहां पर देखा जाएगा या जमीनी मुद्दे इस बार ज्यादा हावी होंगे? जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, क्या इस बार वो टूट पाएगा? क्योंकि 2018 में सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आए थे, लेकिन फिर जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को भी मौका मिला। लेकिन बीजेपी के वो तमाम जो जनप्रतिनिधि यहां से विधायक चुने गए, क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? और जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे वो क्या इन 5 सालों में पूरे हो पाए? ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी राहुल। राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल, हम देख पा रहे हैं कि काफी व्यस्ततम चौराहे पर आप खड़े, जहां पर काफी लोग आपके साथ मौजूद हैं। ये बैतूल के मतदाता हैं जो काफी निर्णायक होते हैं सरकार को बनाने में। इनसे जाने की जो 5 साल पहले इनके साथ वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे विकास के, वो धरातल में कहां तक पूरे हो पाए हैं? जी सर, जो विकास के जो दावे किए गए थे तो उस पे लेकर आपका क्या है,
क्या धरातल पे वास्तव में आए हैं बीजेपी द्वारा या फिर सिर्फ हवा है वही है? तो आप बताएं। आप अपना कैमरा और अपना माइक जरा गांव में जाइए एक बार और गांव के किसानों से पूछो, क्योंकि जो सवाल आपने अभी किया है वो किसान बखूबी से जवाब देंगे आपको। क्योंकि हमारे खेतों में पहले पानी नहीं हुआ करता था और पूरी भूमि बंजर होती थी जहाँ गेहूं नहीं बोया जाता था। आज किसान वहां पर गेहूं बोता है और अपने घर में 20-20, 50-50 क्विंटल गेहूं उगा रहा है, छोटा किसान। तो ये भाजपा की देन है ना, भाजपा का विकास है। भाजपा ने पूरे किसानों का और आम जनता का खूब विकास किया है। हम 18 साल से भारतीय जनता की सेवा कर रहे हैं। तो और जिस तरह लाडली बहना योजना लाई है शिवराज सिंह चौहान ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, लाडली योजना लाना आवश्यक था, क्योंकि गृहिणियों को जो कमी आती है, जो परिवारों से लाभ मिल रहा है, तो उन लोगों को क्या थोड़ी दिक्कत आती थी। तो हमारे मामा जी जो है शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहनों के लिए क्यों न करूं। भांजे और भांजियों के लिए तो किया उन्होंने बहुत, आपने भी देखा है। लेकिन अभी लाडली बहन का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है, तो उससे काफी हमारी जो निम्न परिवार है या हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन लोगों को भी लाभ मिला है और कहीं न कहीं उनको घर गृहस्थी चलाने में बहुत ही फायदेमंद ये योजना साबित हुई है। आप बताएं, जो कमलनाथ जी ने जो योजना लाई बच्चों के लिए और जो बहनों को 1500 रुपए के लिए और 500 रुपए सिलेंडर को, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वादे करके पूरे ना कर पाना ये उनकी आदत में, और कांग्रेस सिर्फ जुमलेबाजी करती है, किसी भी बात को पूरा नहीं कर सकती। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पिछली बार उन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज माफी का जो किसानों को गुमराह किया और वोट ले लिए। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। पूरी बैतूल विधानसभा में एक व्यक्ति बता दे किसानों को उनके कारण आत्महत्या करना पड़ा, ब्याज पे ब्याज लग गया। भाई हमारे बीच में किसान बुरी है, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। हमारे किसान भाई खड़े हैं, बहुत बुरी स्थिति किसानों की कमलनाथ के कारण हुई। डिफाल्टर घोषित पर कांग्रेस तो बोलती है ना कि हमने किसानों के कर्जे माफ करे। देखो, बोल वचन करने से और ये वचन पत्र देने से कुछ होता नहीं है। भाजपा ने यहाँ पर धरातल पे काम किया है और हम काम के भरोसे पर जनता के बीच जाते हैं। हमारे किसान भाई यहाँ खड़े, इनसे पूछ लो, किसी भी एक किसान का। राहुल, जो किसान है उनसे भी बातचीत करें, जो आम जनता है उनसे भी जरूर जाने कि इस बार कौन से विषय उनके सामने हैं। सर आवाज कट रही है। हेलो। जी, राहुल, जो आम जनता आपके साथ है उनसे भी जरूर सवाल करें और जानने की कोशिश करें कि वो कितने संतुष्ट हैं 5 साल के विकास से। सर आवाज कट रही है, रिपीट करिए सर। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं राहुल? हेलो। हाँ सर बोलिए, सुन पा रहा हूँ। जी, जो किसान है, जो आम जनता है वहां आपके आसपास, उनसे भी बातचीत करें, उनकी भी राय लें। जी जरूर। आप एक किसान हो, आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे? ये जी, आज तक हमारे यहाँ पे बोला कि कर्जा माफ, बिजली हाफ, आई बात सुन। आज तक बेरोजगारी भत्ता जितने भी वादा किए हैं उसमें से एक भी काम नहीं हुए। 17 महीना की सरकार रही है कांग्रेस की, उसने कोई काम करके दिखाया नहीं। आज नीले डागा जी हमारे यहाँ विधायक बन के आया, विधायक बनने के बाद बड़े बड़े वादा किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उनका। हमारे यहाँ आज तक एक गिट्टी जो बोल्डर है वो तक नहीं दिखे, और आज तक हमारे यहाँ बोला माचना पे पुलिया बना दूंगा, वो नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। रही बात खेती किसानी की, खेती किसानी में जब दिग्विजय सिंह जी थे, जब हमारे यहाँ 1 घंटा बिजली मिल रही थी, 5 साल के लिए बिजली हाफ कर दी थी, और 5 साल के बाद में जब बिजली चालू की तो जो 60 रुपए वाली बिजली थी वो 300 रुपए से चालू हुई। किसान की हर मुसीबत बढ़ते जा रही थी उनके समय में। आज सुकून से किसान सो रहा है तो बीजेपी सरकार की वजह से। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, ताकि हम जानते हैं युवा साथियों के रोजगार को लेकर क्या अहम रहेंगे। आप बताएं, आप एक युवा हो, आप शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार जो थी, जब इतनी ज्यादा गरीबी नहीं थी, और दूसरी चीज की उनने एम्स बनवाए और शिक्षा के स्तर को अच्छा बढ़वाया है, साथ ही उनने एजुकेशन पर ध्यान दिया है। और आज की बीजेपी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है, और किसानों का बिल भी बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। तो जो छोटे किसान जो है, तो ग्रामीण लेवल के किसान है, वो जी तो ये देखा युवाओं का कहना है कि कांग्रेस कुल मिला के वादे करती है और भूल जाती है।
बिल्कुल। ऐसे ही कांग्रेस हमारे साथ और भी जी जी युवा साथी जुड़े, हम उनसे भी जी उनका पक्ष रखेंगे। बताए भाई साहब, आप कांग्रेस और बीजेपी में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो क्या 70 साल रही, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा विकास नहीं किया। ये एम्स की बात करते हैं तो एम्स हमारे अटल बिहारी जी जो आए तो 4 एम्स उनने दिए, नेहरू जी ने सिर्फ 1 एम्स दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बैतूल के विकास की बात है, बैतूल के विकास में 5 साल जो विधायक रहे अभी, इन्हें ऐसा कौन सा विधायक निधि का काम करवा दिया? सिवाय शादियों में जाके फोटो खिंचा देंगे। और जो हमारे भैया रहे, बहुत बढ़िया भैया ने अभी मतलब विधायक नहीं होते, सांसद नहीं होते हुए हमारे शिवराज सिंह जी से अपील की और प्लस जो 500 बेड का हमारा हॉस्पिटल बना है, ये भी भैया की ही देन है। और ऐसे बहुत से विकास कार्य जो भैया ने किए हैं, जो पहले बाहर से जनता के चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल जी ने चुनाव लड़ा तो जब जाके बैतूल की जनता को पता चला कि चुनाव क्या होता है और विकास कार्य क्या होते हैं। तो ये देखा है कि युवा सोच और युवा का कहना है कि विकास कार्य क्या होता है हमारे पूर्व सांसद से सीखा जाए। लेकिन क्या यहाँ पे अब देखना ये होगा कि बैतूल की जनता किसके साथ है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बैतूल से टीवी 24 राहुल नागले। जी राहुल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि चूंकि आप स्थानीय हैं तो भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों का दबदबा तो यहाँ पर है ही, लेकिन क्या इनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ से मैदान में उतरे हैं? जी सर, भाजपा कांग्रेस के अलावा क्या निर्दलीय प्रत्याशी या फिर आम आदमी पार्टी जैसे दूसरे दलों के प्रत्याशी भी क्या चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं? सर मैं आपको बताना चाहूंगा जी, यहाँ से जैस भी चुनाव लड़ रही है अपने दमखम के साथ, और कोई बच्चा भी है वो भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी तक के यहाँ पे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शायद ही लड़ेगी यहाँ से। अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई आया नहीं, लेकिन जैस और बसपा अपने पूरे 5 विधानसभा पे प्रत्याशी घोषित कर दिए, और वो भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ अपने चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में बड़े स्तर पर तो चुनावी प्रचार नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, किस तरह से अपनी बात वो पहुंचा पा रहे हैं मतदाताओं तक? यहाँ के मेन मुद्दे तो यही है, रोजगार को लेके है, शिक्षा है और स्वास्थ्य को लेके है जी। अब एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, दोनों पार्टी के प्रत्याशी बोल तो देते हैं कि पूरे कार्य करेंगे। इस बार भी जो निर्दलीय उतर रहे चुनाव मैदानों में जी, उनका भी ये मेन मोटिवेशन ये है जी, मेन मोटिवेशन ये है कि जिले में रोजगार हो। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बैतूल जिले से जितने भी युवा लोग हैं पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं रोजगार के लिए जी। तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, और फिलहाल जो युवा है वो रोजगार चाहता है और ऐसी सरकार चाहता है जो उसके हाथों में काम दे, जिससे जो उसकी आमदनी का पहिया है वो सतत प्रक्रिया के साथ घूमता रहे। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, लोगों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राहुल, जिन्होंने लोगों से बातचीत की, आम मतदाताओं से भी जानने की कोशिश की कि इस बार कौन से ऐसी जमीनी मुद्दे हैं जिसे लेकर वो चुनावी मैदान में जो उतरे हैं प्रत्याशी उनका समर्थन करेंगे या फिर उनकी खिलाफत करेंगे। लेकिन चूंकि अब चुनाव का समय है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की यही कोशिश होती है कि वादों की झड़ी लगाई जाए, घोषणाओं से सबको अवगत कराया जाए। लेकिन जब 5 साल का टर्म शुरू होता है, इन 5 सालों में पंचवर्षीय में कितने वादे पूरे हो पाते हैं, कितने अधूरे, ये अगर आपको जानना है तो टीवी 24 आप लगातार देखते रहें, क्योंकि हम विधानसभा वार मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हमने बात की बैतूल विधानसभा की, जहां पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ मतदाताओं का कहना है कि विकास के काम हुए तो हैं, लेकिन अगर और तेज गति से होते, निर्बाध गति से होते तो फिर क्या ही बात होती। वहीं कुछ युवा ऐसे भी थे जो कि विकास कार्यों से असहमत थे, और सबसे ज्यादा जो बल है वो रोजगार पर दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि इस बार का जब चुनाव होता है बैतूल में विधानसभा सीटों पर किस पार्टी के प्रत्याशी जीतकर विधायक बनते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, और क्या तस्वीर बैतूल की बदल पाती है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।